नमस्कार, मैं भूपेंद्र सिंह। आज हम एनसीईआरटी कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान की पुस्तक हमारे अतीत भाग 1 के अध्याय 12 इमारतें, चित्र तथा किताबें के बारे में विस्तार से जानने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि लौह स्तंभ क्या है। दरअसल में लौह स्तंभ मेहरौली दिल्ली में स्थित है, यानी दिल्ली में एक जगह है मेहरौली, वहाँ पर स्थित है। यह 7.2 मीटर ऊंचाई का है, यानी 23 फीट 8 इंच का है और इसका वजन 3 टन से ज़्यादा है। 3 टन यानी 3000 किलोग्राम। कुछ किताबों में 6000 किलोग्राम तक इसका वजन लिखा हुआ है। इस पर खुदे अभिलेख में चंद्र नाम से एक शासक का जिक्र है। संभवतः गुप्त वंश के शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा 3री और 4थी शताब्दी के आसपास इसका निर्माण करवाया गया था। इसकी खासियत ये है कि आज तक इसमें जंग नहीं लगा है, यानी ये 3री 4थी शताब्दी का लोहे का पिलर है और आज तक इसमें जंग नहीं लगा है। अब बात करेंगे, अब देखिए जो बगल में जो चित्र है मेहरौली स्थित लौह स्तंभ, उस पर एक अभिलेख खुदा हुआ देखो दिख रहा है साइड में, तो उसका भी फोटो है और स्तंभ का भी फोटो है। ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में बात करें तो स्तूप शब्द नाम याद आता है, जो ये गुप्त काल के समय में बने थे। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। अब ये जो स्तूप थे ये गोल, आयताकार और वर्गाकार होते थे, यानी कई प्रकार के मिले हैं। सभी स्तूपों के अंदर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था स्तूपों के अंदर, जिसे धातु मंजूषा कहा जाता था। इस धातु मंजूषा में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, अब जैसे दांत हो, हड्डी हो या राख हो, अथवा उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाली कोई वस्तु या कीमती पत्थर या सिक्के रखे जाते थे। धातु मंजूषा के ऊपर बने गोल गुंबद को अंड कहा जाता था। अंड या गोल गुंबद के ऊपर एक चौकोर बनी आकृति हर्मिका कहलाती थी। क्या कहलाती थी? हर्मिका। हर्मिका के बीच में यत्री पर छत्र लगा होता था। यत्री यानी एक प्लेटफॉर्म होता था, उस पर छत्र यानी वो झंडा लगा होता था। जैसे आजकल मंदिरों में देखते हैं ऊपर बीच बीच में झंडा लगता है। झंडा जहाँ पर लगता है जिस प्लेटफॉर्म पर, उसको यत्री बोलते हैं। और उस यत्री के चारों तरफ जो बाउंड्री बनी होती है उसको हर्मिका कहा जाता है। अंड या गोल गुंबद एक दीवार से घिरा रहता था जिसे मेधी कहा जाता था। प्राय स्तूपों के चारों तरफ परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था। वृत्ताकार, गोल गोल है ना, वृत्ताकार यानी सर्किल में, जैसे मंदिरों के पीछे भी बना रहता है, जिसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। परिक्रमा मार्ग जिसको हम बोलते हैं। प्रदक्षिणा पथ को एक पत्थरों की बनी दीवार नुमा रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहा जाता था। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। अब ये एक भी हो सकता था और एक से ज़्यादा भी होते थे। प्रवेश द्वार को तोरण या तोरण द्वार कहा जाता था। सम्राट अशोक के समय में बना सांची का स्तूप बहुत ही प्रसिद्ध है। सांची यानी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। विश्व का सबसे बड़े स्तूप की बात करें तो बिहार में चंपारण के निकट स्थित केसरिया स्तूप जो दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप है। यहाँ इस चित्र में स्तूप के कुछ भाग दिखाए हुए हैं। देखिए, हर्मिका ऊपर सबसे पहले ऊपर चले जाइए तो छत्र है, उसके नीचे यत्री है, बाउंड्री हर्मिका है, और उसके अलावा जो गोल दिख रहा है ना, उसके अलावा देखिए अंड बता रखा है, वो गोल जो गुंबद है। बीच में देखिए लाल कलर में धातु मंजूषा लिखा हुआ है, पवित्र सामग्री इसमें रखी जाती थी। नीचे देखो मेदी है। इस अंड को घेरने वाली जो बाउंड्री उसको मेदी कहते थे। और मेदी और लाल एक दूसरी बाउंड्री और है जो बाहरी की तरफ, जिसको वेदिका लिखा हुआ है। और वेदिका में कई तोरण द्वार बता रखे हैं, 1 2 3 4 इसमें बने हुए, ज़्यादा भी हो सकते थे। इसके अलावा मेधी और वेदिका के बीच में एक देखिए रास्ता जा रहा है, इसे परिक्रमा या प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। अब बात करेंगे हम मंदिर स्थापत्य की।
तो मंदिर स्थापत्य की जब बात करते हैं तो भारत में 3 तरह के मंदिर स्थापत्यों का निर्माण हुआ, जिसमें उत्तर भारत में नागर शैली के, दक्षिण भारत में द्रविड़ शैली के, और कई जगह दोनों के मिश्रित बेसर शैली के मंदिर बने। मंदिरों का वह भाग जहाँ मूर्तियाँ स्थापित होती थी या मूर्ति रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। गर्भगृह के ऊपर बनी नुकीली गुंबदनुमा आकृति शिखर कहलाता था। मंदिर का वह स्थान जहाँ से गर्भगृह के दर्शन होते थे और जहाँ समस्त लोग दर्शन के लिए इकट्ठे होते थे, उस सभागार या उस जगह को मंडप कहा जाता था। कई बार क्या है कि मंडप एक से ज़्यादा होते थे, तो एक मंडप और एक बड़ा मंडप जो होता था पीछे की तरफ, वो महामंडप कहलाता था। इसमें भी वो मुख्य द्वार जो तोरण द्वार होता था, यहाँ पर नीचे देखिए चित्र बना रखे हैं नागर शैली का कैसा है। ये उत्तर भारत में प्रसिद्ध हुई। द्रविड़ शैली जो दक्षिण भारत में प्रसिद्ध हुई, और बीच में है बेसर शैली, यानी ये नागर और द्रविड़ का मिला हुआ रूप है। देखिए इसका शीर्ष तो नुकीला कर दिया है बेसर शैली में, लेकिन सीढ़ी नुमा द्रविड़ शैली के अनुसार छत्र बनाए हैं। तो इस तरह की यहाँ पर विशेषताएं देखने को अलग अलग शैलियों में मिलती है। ये मंदिर के कुछ भाग हैं। देखिए गोपुरम कहलाता था। अब देखिए यहाँ कई चीज़ें हैं। दरअसल में गोपुरम मंदिर का क्या है कि मुख्य द्वार हुआ करता था। गोपुरम से अंदर जाते समय बड़ा मंडप आता था जहाँ पर सभागार बताया जिसको लोग इकट्ठा होते थे। उसके बाद देखिए गर्भगृह बीच में है जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी, और गर्भगृह को ऊपर जो लगा होता था जो वो शिखर कहलाता था। लेकिन शिखर और गर्भगृह के बीच की जो आकृति थी या जो स्थापत्य कला थी वो विमान कहलाता था। तो अब देखिए नीचे के जो दूसरे भाग में राजा लिखा हुआ है और भी है। तो ये कहने का मतलब है मंदिरों में अलग अलग चीज़ें भी होती थी। महामंडप है, यानी जहाँ पर 2 मंडप होते थे, तो एक बड़ा और एक छोटा होता था, तो बड़े मंडप को महामंडप कहा जाता था। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में कानपुर के पास स्थित भीतर गांव की एक जगह है, तो वहाँ भीतर गांव मंदिर स्थित है। यह मंदिर गुप्त काल में ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। मुख्यतः ईंटों के लिए प्रसिद्ध है। ये देखिए इसका चित्र बनाया हुआ चित्र लगा रखा है मंदिर का, और पुरातत्व सर्वेक्षण के बोर्ड का भी यहाँ पर फोटो दर्शा रखा है। इसके अलावा तमिलनाडु के महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर की बात करते हैं। तो देखिए ये महाबलीपुरम के एकास्मिक मंदिर है। ठीक है ना, इनको पंच रथ या 5 रथ कहा जाता था। नीचे 2 चित्र बने हुए हैं जो कर्नाटक के ऐहोल गांव में स्थित दुर्गा मंदिर के हैं। ये 1400 वर्ष पूर्व बना हुआ मंदिर था जो आज भी वैसी स्थिति में मौजूद है। एकास्मिक मंदिर ऐसे मंदिर जो किसी एक विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाए गए हों, यानी एक ही पत्थर में से काट के तराश के जब मंदिर बनता था या एक ही पहाड़ी में से, तो वो एकास्मिक मंदिर कहा। एक आस्म यानी एक पत्थर से। एकास्मिक मंदिर हमेशा ऊपर से नीचे की ओर पहाड़ी को काट कर और तराश कर बनते हैं, जबकि ईंटों से बने मंदिर या पत्थरों से बने मंदिर नीचे से ऊपर की ओर बनाए जाते हैं। यहाँ पर उड़ीसा में स्थित खंडगिरी और उदयगिरी जैन मठ की एकास्मिक गुफाएं का चित्र दिया हुआ है। ऊपर खंडगिरी है, नीचे ये बोर्ड के बगल में है जो उदयगिरी है। दरअसल में ये खारवेल शासक उड़ीसा में स्थित हैं। ये उड़ीसा के खारवेल शासकों द्वारा 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया गया था इनको। और देखिए आज भी ये मौजूद हैं, पत्थरों को काट के बनाए गए थे। एकास्मिक ये मठ है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की बात करें तो वहाँ पर अजंता की गुफाएं स्थित है, जो ये भी एकास्मिक शिल्पकारी का ही नमूना, यानी एक ही पत्थर से के काट के बना। नीचे देखिए, नीचे का चित्र पूरा पहाड़ दिख रहा है ना, ये पूरा पहाड़ एक पत्थर से, और पूरे पहाड़ में देखिए जगह जगह कुछ खाने से दिख रहे हैं कटे हुए। ये दरअसल में वो बौद्ध विहारी है, ये दरअसल में उस समय बनाए गए थे, है ना। तो लेकिन इसके साथ साथ इसमें अंदर की तरफ देखते हैं तो दीवारों पर चित्रकारी की गई है जिनमें पौधों और खनिजों से बने रंगों का उपयोग किया हुआ है। ये रंग आज भी हजारों साल बाद बिल्कुल ऐसा लगते हैं कि आज ही इनको बनाया गया हो। पुस्तकों की रचनाओं की जब बात करते हैं तो करीब आज से 1800 साल पहले
एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य लिखा गया था जिसका नाम था शिल्पादिकारम। क्या था? शिल्पादिकारम। इसको इलांगो नामक एक कवि ने लिखा था। इलांगो नामक एक कवि हुआ करता था तमिल भाषा का, तो उसी ने तमिल भाषा में इसको लिखा। इस महाकाव्य में कोवलन नामक एक व्यापारी है, उसकी कहानी है, जो कि पुहार में रहता था। पुहार मैंने बताया जो है ना, जो बंदरगाह हुआ करता था कभी, जो पुडुचेरी में स्थित था। वह अपनी पत्नी कन्नगी, उसकी पत्नी का नाम था कन्नगी, उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था। सॉरी है ना, उस प्यार तो क्या करता था, उसकी शादी की उसकी उपेक्षा करता था वो। और उपेक्षा कर उसने क्या किया, एक नर्तकी थी माधवी, उससे प्रेम करने लग गया। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां घटित हुई कि कोवलन और उसकी पत्नी कन्नगी को पुहार छोड़कर दक्षिण में नीचे की तरफ मदुरई चले जाना पड़ा। लेकिन वहाँ पर भी वही प्रॉब्लम हुई, कन्नगी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। लेकिन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई कि जो वहाँ पर पांड्य राज्य तो था ही, तो पांड्य राजा का जो दरबार का एक जोहरी था, उसने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगा दिया और राजा ने उसको मृत्युदंड सुना दिया। तो इससे कोवलन की पत्नी चूंकि पतिव्रता थी तो वो नाराज हो गई और मदुरई शहर को विनाश कर दिया। ये कहानी शिल्पादिकारम में लिखी हुई है, जो कि इलांगो नामक कवि ने एक ग्रंथ महाकाव्य लिखा था तमिल भाषा में। इसी तरह तमिल भाषा का एक और महाकाव्य है मणिमेखलाई, जो कि सत्यनार द्वारा लिखा गया था। क्या? मणिमेखलाई एक और तमिल महाकाव्य है, सत्यनार ने इसको लिखा और इसमें भी कोवलन से जुड़ी कहानी है, लेकिन इसमें कोवलन और माधवी, नर्तकी माधवी की पुत्री की कहानी है ना। अब बात करते हैं पुराण की। पुराण शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है पुराना या प्राचीन। पुराणों की बात करें तो इसको वेद व्यास या व्यास नामक ऋषि ने संकलित किया। हिंदू धर्म और देवी देवताओं से जुड़ी कहानियों का इनमें संकलन है। इनमें देवी देवताओं की पूजा की विधियां दी हुई हैं। साथ ही पुराणों में संसार की सृष्टि यानी उसकी रचना तथा राजाओं के बारे में कहानियां लिखी हुई हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत भाषा में लिखे हैं, जो कि श्लोकों के रूप में है, ताकि आसानी से कोई भी इनको पढ़ सके और समझ सके। सरल संस्कृत इसीलिए लिखी गई। पहले चूंकि स्त्रियों और शूद्रों को वेदों के अध्ययन की तो मनाही थी, लेकिन वे लोग पुराणों को पढ़ सकते थे, तो इसीलिए पुराण लिखे गए ताकि सब लोगों के ये काम आ सकें। दो संस्कृत महाकाव्यों की जब बात करते हैं तो रामायण और महाभारत का नाम हमारे सामने आता है। महाभारत पुरुवंश की राजधानी हस्तिनापुर को हथियाने की कहानी है, उसी पर लड़ाई लड़ी गई थी, है ना। सारी लड़ाई 1500 वर्ष पूर्व ये लिखी गई थी, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी है, लाखों वर्ष पूर्व के। लेकिन अब चूँकि जिस महाभारत हम जानते हैं वो आज से 1500 वर्ष पूर्व लिखी गई थी। वेद व्यास और या व्यास नामक कवि ने इसको संकलित किया था, या ऋषि ने संकलित किया था। मद भागवत गीता जिसकी बात करते हैं वो इसी का भाग है, जिसमें हम कहते हैं कि भाई वो भगवान श्री कृष्ण ने जो मैदान है कुरुक्षेत्र का रणभूमि, उसमें अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया और गीता का उपदेश दिया था। दूसरा जो महाकाव्य वो है रामायण। तो रामायण कौशल एक जो दरअसल में कौशल का जनपद है, लेकिन उस समय पता नहीं था, लेकिन उस समय ये राज्य हुआ करता था। तो कौशल के राजकुमार राम की कथा है। राम दशरथ के पुत्र थे। अयोध्या इनकी राजधानी थी कौशल राज्य की। तो अयोध्या में रहते थे, 4 पुत्र थे। सीता जी का हरण हुआ, और चूँकि सीता जी जनकपुरी की रहने वाली थी जो नेपाल में स्थित है। शादी हुई, हरण किया रावण ने, और फिर उसके बाद जो हुआ वो आप लोगों ने टेलीविज़न में भी देखा है ना। तो उसकी वो कहानी है। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। कौन? वाल्मीकि। का कहा जाता है कि वाल्मीकि पहले डाकू हुआ करते थे, लेकिन सप्त ऋषियों ने इनसे ये कहा कि भाई आप अब जो चोरी डकैती करते हैं इसमें क्या आपके परिवार के लोग शामिल हैं? तो जब ये पूछने गए तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं, आपका कर्तव्य हमारा पेट भरना। आप कैसे भरते हैं? तो हम आपके पाप में भागी नहीं है जो आप हत्याएं करते हैं। तब से वाल्मीकि संत बन गए और फिर इन्होंने रामायण महाकाव्य की रचना की संस्कृत में। विज्ञान की पुस्तकों की बात करें तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट रहा करते थे। उन्होंने संस्कृत में आर्यभट्टियम नामक पुस्तक लिखी।
इस पुस्तक में उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी की अपनी धुरी पर चक्कर काटने के कारण बनते हैं, जबकि लगता क्या है कि ऐसा लगता है सूर्य उदय हो रहा है, अस्त हो रहा है, जबकि ऐसा है नहीं। दरअसल में पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है और दिन और रात बनते हैं। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी बताया, यानी सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कैसे होता है उसका भी लॉजिक दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की विधि खोजी, यानी पेरीमीटर जो सर्किल का निकाला जाता है उसकी विधि भी उन्होंने खोजी। शून्य की खोज या जीरो की खोज की बात करें तो उसमें भी भारत का ही श्रेय जाता है, उसका भी। शून्य की आकृति को खोजा तो ब्रह्मगुप्त ने था, लेकिन इस शून्य का नामकरण आर्यभट्ट ने किया, जो बाद में अरब के लोगों से होता हुआ यूरोप तक ये चीज़ पहुंची। विश्व की बात करें तो आज से 1900 साल पहले कागज़ का आविष्कार चीन में हुआ, जिसमें काई लून नामक एक व्यक्ति ने किया। चीन में काई लून था एक व्यक्ति, उसने क्या किया, पेड़ों और पत्तियों को बिल्कुल गला दिया, गला के क्या है उनको बिल्कुल पीस पास के जब गल गई तो उनको क्या है कि बार बार दबा दबा के पतला कागज़ बना लिया, है ना, और उस पर लिखना प्रारंभ किया। जो वो चीनियों ने क्या इस तकनीक को छुपा के रखा, लेकिन करीबन 1400 साल पहले यानी आविष्कार के 500 साल बाद यह तकनीकी क्रम से कोरिया, कोरिया से जापान और जापान से बगदाद होती हुई यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों तक पहुंची। क्योंकि भारत एशिया का हिस्सा है ना, तो भारत में कागज़ की जो तकनीक वो बगदाद से आई थी। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप इसे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। इसी के साथ धन्यवाद।